नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 18वां चैप्टर, जिसका नाम है इकोसिस्टम। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोसिस्टम्स, कैन यू रिकॉल विच फैक्टर्स डू यू फाइंड, ये फाइंड होना चाहिए, इन योर सराउंडिंग, हमारे आसपास हम कौन से फैक्टर्स को पाते हैं। देखिए, दो तरह के होते हैं, एक तो लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग को बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स और नॉन लिविंग को बोलते हैं अबायोटिक। लिविंग जैसे कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये हो गए बायोटिक या लिविंग फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स जैसे सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये हो गए अबायोटिक। आर दीज फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू यू। ये जो बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर्स है, ये दोनों हमारे हमसे रिलेटेड है, उन दोनों पर हमारा जो है जीवन निर्भर करता है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। देखिए, सनलाइट क्या है, नॉन लिविंग है। सनफ्लावर लिविंग, एलिफेंट लिविंग, लोटस लिविंग, अलगी लिविंग, स्टोन नॉन लिविंग, ग्रास लिविंग, वाटर नॉन लिविंग, एंट लिविंग, सॉइल नॉन लिविंग, कैट लिविंग, फर्न एक तरह का प्लांट होता है, वो है लिविंग, एयर नॉन लिविंग, लायन इज लिविंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम, द वर्ल्ड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। मैंने अभी बताया आपको कि हमारे आसपास जो है, जो विश्व बना हुआ है, वर्ल्ड, वो मुख्यतः दो बातों से बना है, लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग। लिविंग आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स व्हाइल नॉन लिविंग आर कॉल्ड अबायोटिक फैक्टर्स। लिविंग फैक्टर्स को क्या कहते हैं, बायोटिक, बायोस यानी लाइफ, जैसे बायोलॉजी है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैसे बायोटिक फैक्टर्स यानी लिविंग और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स। देयर इज अ कंटिन्यूअस इंटरैक्शन बिटवीन दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। ये जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स है, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स, उनके बीच में लेन देन हमेशा चलते रहती है। जैसे हम देखिए, हम कई बार क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, और क्रॉप्स क्या करते हैं, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं, वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, सन से सोलर एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं फूड में, वो फूड हम खाते हैं। ठीक है, और जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, तब उसकी डेड बॉडी डिकम्पोज होके उसमें से जो एलिमेंट्स है, जैसे फॉस्फोरस हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, वो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ऐसे बायोटिक टू अबायोटिक और अबायोटिक टू बायोटिक लेन देन चलते रहती है, इसे कहते हैं इंटरैक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट एनवायरनमेंट आर को रिलेटेड विथ ईच अदर। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो उनका हैबिटेट यानी उनका रहने का स्थान, उनका घर, और एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका रहने का स्थान, उनका घर और एनवायरनमेंट, ये को रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। को रिलेटेड यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना, कनेक्टेड होना, एक दूसरे से रिलेटेड होना। द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म ड्यू टू दीज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। तो ये जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है लेन देन वाला, वो जो होता है उसे कहते हैं इकोसिस्टम। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरैक्शंस फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम किन से बनती है, बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, और उनके बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है, जो भी लेन देन हो रही है, उससे इकोसिस्टम बनती है। इकोसिस्टम अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स, दो फैक्टर्स से बना हुआ होता है इकोसिस्टम। अबायोटिक फैक्टर्स में क्या आता है, मुख्यतः दो आते हैं, फिजिकल और केमिकल।
फिजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, वाटर वेपर हो गया, मिनरल्स हो गए अलग अलग, जैसे फॉस्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये ठीक है। फिर सॉइल आती है, फिर सनलाइट, ये हो गए फिजिकल फैक्टर्स, फिजिक्स से रिलेटेड। फिर है अबायोटिक फैक्टर्स में केमिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसमें भी दो टाइप्स है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनके बारे में डिटेल्स आपको नेक्स्ट ईयर से है, ऑर्गेनिक किन्हें कहते हैं और इनऑर्गेनिक किन्हें कहते हैं। मुख्यतः सिंपली मैं आपको बताता हूं, ऑर्गेनिक वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जो सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह से बने हुए होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मुख्यतः लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में नहीं पाए जाते, ठीक है। उन पर डिपेंडेंट होते हैं लेकिन वो बनाते नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते नहीं है। देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयन, पोटेशियम, सोडियम, ये एलिमेंट्स आ गए मुख्यतः। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, लिपिड्स यानी फैट्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग से डिवीजन है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री अलग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे अलग अलग डिविजन्स है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनाए जाते हैं, उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि अभी तो वो आर्टिफिशियली भी बना सकता है ह्यूमन बीइंग, लेकिन पहले वो पॉसिबल नहीं था। अभी देखिए बायोटिक फैक्टर्स में क्या आते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में तीन फैक्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सभी के लिए जो फूड का प्रोडक्शन है प्लांट्स करते हैं। फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। फिर दूसरा है कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स, ये दोनों है हेटेरोट्रॉपिक। प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक यानी खुद का खाना खुद बनाने वाले, और कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स होते हैं हेटेरोट्रॉपिक यानी फूड के लिए दूसरों के ऊपर, मुख्यतः प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट रहने वाले। तो कंज्यूमर्स में कौन आता है, एनिमल्स आते हैं। और एनिमल्स में भी तीन तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। तो देखिए जो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। देखिए समझ लीजिए, अगर ग्रास है, ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, उस पर कोई कीड़े उसको खा रहे हैं, ग्रास को या लीव्स को, पत्तों को खा रहे हैं, ग्रास हॉपर हो गया है, जो भी लार्वा वगैरह हो गया, तो वो अगर खा रहे हैं तो वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उन कीड़ों को अगर समझ लीजिए फ्रॉग खा रहा है, उन कीड़ों को, फ्रॉग क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। और उस फ्रॉग को अगर सांप खा रहे हैं, ठीक है, तो सांप क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं कंज्यूमर्स के। और डीकम्पोजर्स जो होते हैं उनमें माइक्रोब्स आते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह मरते हैं, डेथ होती है उनकी, तब उनका जो डेड बॉडी होती है उनकी, उसको सड़ाना, उसको डिकम्पोज करना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। ये है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। डू यू नो द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स from dead bodies of plants and animals are converted into inorganic substances like hydrogen, oxygen, calcium, iron, sodium, potassium, etc. by microorganisms. ये जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स या लिपिड्स, ये जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े। तो इनको, ये जब डेड हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तब ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बहुत हजारों एटम्स होते हैं कई बार एक ही मॉलिक्यूल में। तो उनको जब डेड होते हैं तो उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे H2 हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का O2 हो गया, कैल्शियम वगैरह, इनमें कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ये हो गए डीकम्पोजर्स। देयरफॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सेड टू बी डीकम्पोजर्स।
Structure of an ecosystem. Living organisms need different types of abiotic factors and they have different capacities to adapt with these abiotic factors. देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के abiotic factors होते हैं और उनको उस abiotic factors यानी एयर का टेम्परेचर अलग हो सकता है अलग अलग स्थानों पर, ठीक है, एयर का प्रेशर अलग हो सकता है, टेम्परेचर अलग हो सकता है, फिर मॉइस्चर हवा में वेपर अलग हो सकता है, वाटर की अवेलेबिलिटी अलग अलग हो सकती है, तो उसके अनुसार एडाप्टेशन करना पड़ता है वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी उसके अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है। सम माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन व्हाइल अदर्स डोंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ऑक्सीजन लगता है, लेकिन बाकी भी बहुत है जो विदाउट ऑक्सीजन भी काम चला सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स आपको आने वाले वर्षों में होगा 9th-10th में। सम प्लांट्स नीड मोर सनलाइट व्हाइल अदर्स ग्रो वेल इन शेड। कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सनलाइट लगता है, तो कुछ प्लांट्स को छाया में भी अच्छे ग्रो कर सकते हैं। Each and every abiotic factor like air, water, soil, sunlight, temperature, humidity affects the biotic factors in the ecosystem. हर एक जो abiotic factor होता है एक इकोसिस्टम में, एक रीजन में, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल ज़मीन, सनलाइट, टेम्परेचर वहाँ का, ह्यूमिडिटी, ये सभी जो है वहाँ के बायोटिक फैक्टर्स पर यानी वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी परिणाम कारक होते हैं, उन पर भी परिणाम करते हैं। The abiotic factors in an ecosystem decide which biotic factors will survive in it and what will be their number. तो देखिए abiotic factors जो होते हैं इकोसिस्टम में वो डिसाइड करते हैं कि कौन से बायोटिक फैक्टर्स यानी कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर जीवित रह पाएंगे और कितने नंबर में रह पाएंगे, वो भी है। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर एक इकोसिस्टम में पानी बहुत है अवेलेबल, तो वहाँ पर नेचुरली फिश जो है वो ज़्यादा होंगे, लेकिन वहाँ पर जो दूसरे एनिमल्स है जैसे क्या कहते हैं उसे, कैमल, वो इतना नहीं रहेगा क्योंकि वो तो डेजर्ट में रहने वाला है, ठीक है। तो पानी में ह्यूमन बींग्स भी नहीं रह सकते, जैसे सी में, समुद्र में अगर देखोगे तो फिश बहुत है लेकिन ह्यूमन बींग नहीं रह सकते समुद्र में। तो ऐसे है कि ये जो है अबायोटिक फैक्टर्स इकोसिस्टम के वो डिसाइड करते हैं कि इस इकोसिस्टम में जो है, इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कौन से बायोटिक फैक्टर्स यानी कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करेंगे यानी जीवित रहेंगे और उनकी संख्या कितनी होगी। उनकी संख्या कैसे डिसाइड की जाती है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो बहुत बड़ा समुद्र है तो बहुत उसमें ये होंगे, क्या कहते हैं, फिश की संख्या होगी। अगर छोटा सा तालाब है तो उसमें कम होंगे फिश, ठीक है। ऐसे The proportion of abiotic factors in an ecosystem is always changing as biotic factors use or excrete abiotic factors. देखिए abiotic factors का जो proportion है यानी अमाउंट, क्वांटिटी जो है वो हमेशा बदलते रहती है, क्योंकि जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स को एक्सक्रीट करते हैं। यानी देखिए फॉर एग्जांपल जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे बाकी एनिमल्स हो, वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं और एक्सक्रीट कर देते हैं यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर डाल देते हैं, ठीक है। जैसे यूरिन हो गया, स्टूल हो गया यानी संडास, तो ये जो है ये अबायोटिक हो गए क्योंकि वो नॉन लिविंग होता है ना, ये यूरिन वगैरह तो नॉन लिविंग है। तो क्या होता है, बायोटिक फैक्टर्स जो है यानी एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एब्सॉर्ब करते हैं कुछ और छोड़ देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं कुछ अबायोटिक फैक्टर्स। उसके कारण अबायोटिक फैक्टर्स की जो प्रपोर्शन है उसका हमेशा बदलते रहता है। एवरी बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट्स अबायोटिक फैक्टर्स एज वेल एज अदर बायोटिक फैक्टर्स अराउंड इट। देखिए हर एक बायोटिक फैक्टर जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो एक इकोसिस्टम में रहने वाला, वो क्या करता है, आसपास के अबायोटिक फैक्टर्स को भी अफेक्ट करता है और बायोटिक फैक्टर्स को भी अफेक्ट करता है। समझ लीजिए कि एक बार बहुत ज़्यादा फ्रॉग्स हो चुके हैं एक इकोसिस्टम में, तो क्या होगा, उसका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या परिणाम होगा,
तो सांपों की संख्या भी बढ़ जाएगी क्योंकि सांपों को बहुत ज़्यादा खाना अवेलेबल है, ठीक है। अगर समझ लीजिए फ्रॉग्स की संख्या कम हो गई तो सांप भी जो है खाली पेट रह जाएंगे और उनको मरना पड़ेगा, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो एक अगर कोई बायोटिक फैक्टर है एक इकोसिस्टम में तो आसपास के अबायोटिक फैक्टर्स पर भी वो परिणाम करता है और बायोटिक फैक्टर्स पर भी परिणाम करता है। दूसरे, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम प्लेज अ पर्टिकुलर रोल व्हाइल लिविंग मूविंग इन दैट इकोसिस्टम। जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में रह रहा है, जब वो वहां पर रह रहा है, वहां पर मूव कर रहा है, तो वहां पर वो कुछ ना कुछ उसकी भूमिका होती है, कुछ ना कुछ रोल निभाता है वो इकोसिस्टम में, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो ऐसे द पोजिशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टेक्स्ट टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द रोल इट इज प्लेइंग इज कॉल्ड नीश। ये हो गई नीश की डेफिनेशन। ये नीचे नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन नीश है। नीश यानी क्या? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पोजीशन क्या है इन कॉन्टेक्स्ट टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेशन में एक पर्टिकुलरली जिसका हम स्टडी कर रहे हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या भूमिका है, उसकी क्या पोजीशन है उस इकोसिस्टम में, और ये उसे कहते हैं नीश। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, टर्शियरी कंज्यूमर क्या होता है, डिकम्पोजर्स और प्रोड्यूसर्स। तो ये एक तरह के नीश ही हो गए। यानी समझ लीजिए सांप जो है या फ्रॉग जो है, जो कीड़ों पर डिपेंडेंट रह रहा है, वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो वो क्या हो गया? उसका नीश हो गया। वो क्या कर रहा है? एक वो हेटेरोट्रॉपिक है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और मरने के बाद, डेथ के बाद वो डिकम्पोजर्स को एज अ फूड यूज होगा, ठीक है। तो वो उसका नीश हो गया। एग्जाम्पल, अ सनफ्लावर प्लांट in a garden involves oxygen in the air and provides food and shelter for insects like ants, honeybees, etc. तो ऐसे हो गया। जैसे मैंने बताया आपको, फ्रॉग जो है इसको खाता है कीड़ों को, और वो खुद खाना है सांपों का। तो ऐसे वैसे ही सनफ्लावर प्लांट है, समझ लीजिए एक गार्डन में ग्रो कर रहा है, तो वो क्या करेगा? जो अबायोटिक फैक्टर्स है इकोसिस्टम से, वो कौन से लेगा? ऑक्सीजन, एयर से वाटर वगैरह एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। सॉइल से वो नाइट्रोजन वगैरह एब्सॉर्ब करेगा और उससे वो फूड बनाएगा, और वो खुद के लिए फूड यूज करेगा, और कुछ यूज करने के बाद बाकी का फूड वो कुछ एंट्स उस पर खाएगी, उसके पत्ते खाएगी, हनी बीज उसके फ्लावर्स में से हनी कलेक्ट करेगी, ठीक है। ऐसे तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया है, साइकिल इंटरैक्शंस अमंग फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। कैसे सारे फैक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं एक इकोसिस्टम में, वो देखेंगे। देखिए अबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हो गए न्यूट्रिएंट्स। ये नॉन लिविंग है तो अबायोटिक है। फिर सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, मिनरल्स वगैरह, तो ये जो है ये सॉइल में होते हैं, हवा में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? जो बायोटिक फैक्टर्स है, प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स, तो वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं हवा में से, सॉइल में से एब्सॉर्ब करते हैं, और जो है सोलर एनर्जी भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके द्वारा वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो फूड प्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स। और प्लांट्स क्या करते हैं? थोड़ा सा फूड वो खुद कंज्यूम करते हैं, खुद के लिए यूज करते हैं, और बाकी जो है नेक्स्ट लेवल पर जो बायोटिक फैक्टर्स है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स, उनको भेजा जाता है। तो ये हीट जो बाहर जाते दिखाई दे रही है, इसका मतलब हीट एक्चुअल में हीट होता है थोड़ा सा, लेकिन एनर्जी ऐसा कंसिडर कीजिए। यानी देखिए प्लांट्स जो है वो एनर्जी फूड के फॉर्म में बना रहे हैं, थोड़ी एनर्जी वो खुद यूज कर रहे हैं अपने कामों के लिए, और बाकी वो इसको भेज रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को, जैसे कीड़े हो गए या डियर हो गया, बकरी हो गई, उनको। फिर ये ट्रांसफर करते समय थोड़ी एनर्जी लीक हो रही है टू द एटमॉस्फेयर,
थोड़ी एनर्जी लीक होती है, सारी की सारी तो ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, सारे के सारे पेड़ तो नहीं खाने वाले, सारे पत्ते नहीं खाने वाले, ये बकरी हो गए जो भी हो गए, थोड़े खाएंगे थोड़े डाल देंगे, वेस्ट कर देंगे। जो वेस्ट होंगे उनकी उनमें जो एनर्जी होगी वो एटमॉस्फेयर को रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे एनिमल्स कंज्यूम फूड फ्रॉम द प्लांट्स, ऐसे हर एक लेवल पर थोड़ी थोड़ी एनर्जी, यहाँ पर हीट दिखाई है, वो थोड़ी थोड़ी लीक होगी, थोड़ी अगले लेवल पर ट्रांसफर होगी। देखिए अब बायोटिक फैक्टर्स जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स, जैसे देखिए ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर बकरी, ठीक है, उसको ये खा रहा है टाइगर, तो इनके बीच में भी थोड़ा एनर्जी का लीकेज होता है। पूरी की पूरी बकरी तो नहीं खाने वाला, वो जो थोड़ा वेस्ट प्रोडक्ट्स छोड़ देगा, जो बोन्स है वगैरह वो छोड़ देगा टाइगर, तो वो फिर से डिकम्पोज हो जाएंगे और उसमें जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर को मिल जाएगी और फिर ये खा लेगा। फिर क्या होगा, ये जो है टर्शरी कंज्यूमर, ये सारे कंज्यूमर्स, इनको ये जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उनकी डेथ के बाद उनको डिकम्पोज कर देंगे, उनको सड़ा देंगे। तो देखिए जब इनकी डेड बॉडीज सड़कर पूरी डिजॉल्व हो जाती है सॉइल में या वाटर में, तब कई सारे मिनरल्स आर रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज। देखिए यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज होने के बाद, ठीक है। ये हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी वगैरह। फिर ये जो एनर्जी है एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, ठीक है। फिर ये जो माइक्रोब्स है वो जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये जो बड़े बड़े हेवी मॉलिक्यूल्स है, उनको ब्रेक करके छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में, मिनरल्स में कन्वर्ट कर दिए, और वो मिनरल्स जो है वो मिल जाएंगे सॉइल में, वाटर में, जो भी हो एटमॉस्फेयर में। तो वही मिनरल्स फिर से वो सॉइल में मिलने के बाद, देखिए यहाँ पर वही मिनरल्स प्लांट्स यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो ऐसे ये साइकिल है। कैन यू टेल व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन अबव इंटरैक्शन? ऊपर दिए गए इंटरैक्शन में माइक्रोब्स का रोल, भूमिका उनकी क्या है? तो माइक्रोब्स की भूमिका क्या है यहां पर लिखा है, देखिए डिकम्पोजर्स है वो, यानी डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। हाउ डू प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन अबायोटिक फैक्टर्स? प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स कैसे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट्स है प्रोड्यूसर्स, वो जो है सॉइल में से कई सारे जैसे नाइट्रोजन हो गया, वाटर हो गया, ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। कई सारे मिनरल्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं। फिर हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जी हाँ, प्लांट्स भी ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करते हैं। और जो सोलर एनर्जी है वो तो होती है दिन के समय, वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से वो एब्सॉर्ब करते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। फ्रॉम वेयर डू द कंज्यूमर्स गेट देयर फूड? सबसे प्राइमरी सोर्स जो है फूड का वो तो है प्रोड्यूसर्स, दैट इज प्लांट्स। प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी, ऐसे होते होते पूरी साइकिल चलती है। Most of the ecosystems are complex and there is tremendous quantitative and qualitative variety of species in them. देखिए बहुत सी इकोसिस्टम्स जो होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। क्वांटिटेटिव यानी उसमें मात्रा कितनी है, प्रमाण कितना है, अमाउंट कितनी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो हो गई क्वांटिटी। और क्वालिटी यानी किस क्वालिटी का वहाँ पर ये है, क्या अबायोटिक फैक्टर्स अच्छे क्वालिटी के हैं, यानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है वहाँ पर, जो है वाटर हो या मिनरल्स हो या सोलर एनर्जी हो, क्या बहुत अच्छे बेहतर क्वालिटी में है, वाटर जो है वो प्योर है या पोल्यूटेड है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी काफ़ी वैरायटी होती है, विविधता, डाइवर्सिटी होती है। इन इकोसिस्टम्स ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया, फ्यू स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर इन अ लार्ज नंबर। जो भारत जैसा देश है, यहाँ की जो इकोसिस्टम होती है, ट्रॉपिकल कंट्री है हमारी। ट्रॉपिकल कंट्री यानी क्या, हमारा कंट्री का बहुत सा एरिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन आता है उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन, तो इसमें हमारा आता है। तो इन ऐसे देशों में क्या होता है, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो होते हैं वो बहुत छोटी संख्या में होते हैं, और सम स्पेसीज आर वेरी फ्यू इन नंबर. रिमेनिंग स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन स्मॉल नंबर. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स तो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो होते हैं वो छोटी संख्या में होते हैं, कम संख्या में होते हैं. सम स्पीसीज आर वेरी फ्यू इन नंबर. कुछ तो बहुत ही कम होते हैं. वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स इज फाउंड ऑन अर्थ. बहुत सी इकोसिस्टम्स होती है, जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम हो गई, डेजर्ट में, रेगिस्तान में. फिर क्या कहते हैं, मरीन इकोसिस्टम होती है जो समुद्र में होती है. पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम होती है, रिवर इकोसिस्टम होती है, बहुत से इकोसिस्टम्स होते हैं. Each place has a different ecosystem. Example, forest ecosystem, pond, ocean, river, etc. Types of ecosystems are formed according to size, place, climate, types of plants and animals. ये जो टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम्स की, ये जो है जैसे फॉरेस्ट, पॉन्ड, ओशियन, रिवर वगैरह, ये उनकी साइज कितनी है, उनका प्लेस कहाँ पर है, उनका क्लाइमेट कैसा है, यानी वातावरण, वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स कितने वैरायटी के हैं, कितने टाइप्स के हैं, उसके अनुसार वो डिसाइड किया जाता है. मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फाउंड इन बायोस्फीयर. बायोस्फीयर यानी क्या होता है, जैसे 3 तरह के होते हैं. देखिए, लिथोस्फीयर होता है जो सॉलिड पार्ट होता है अर्थ पर, यानी जमीन वगैरह, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर होता है, यानी जो लिक्विड पार्ट है, यानी वाटर वगैरह जो समुद्र है, वो हाइड्रोस्फीयर. फिर है एटमॉस्फेयर, जो गैसेस पार्ट होता है, गैसेस वाला जो एटमॉस्फेयर होता है, आपको पता है. और इन सभी में जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको कहा जाता है बायोस्फीयर. ठीक है, तो इकोसिस्टम्स कई तरह की पाई जाती है बायोस्फीयर में. देयर स्पेसिफिक फंक्शंस कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट. उनका एनवायरमेंट उनको कैसे अवेलेबल हो रहा है, बहुत हॉट है, बहुत कोल्ड है, ड्राई है, वेट है, जैसा भी है, उसके अनुसार उनके फंक्शंस जो है स्पेसिफिक डिसाइड होते हैं. दो दीज इकोसिस्टम्स लुक इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट, दे आर लिंक टू ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देखिए, ये तो आपको लग सकता है कि एक मरीन इकोसिस्टम जो है समुद्र वाली, और जमीन वाली इकोसिस्टम है डेजर्ट वाली, उनका आपस में क्या रिश्ता है, लेकिन वो भी आपस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होते हैं, उनका कनेक्शन होता है, एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट होते हैं. Therefore, we cannot separate these small ecosystems from each other, but can classify them according to their functions. तो इनको पूरी तरीके से अलग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है उनके फंक्शंस देखने के बाद. लुकिंग बैक, न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड विद द डेवलपमेंट इन साइंस. जैसे जैसे विज्ञान डेवलप होता गया, विकसित होता गया, वैसे वैसे नई परिभाषाएं, नए शब्द जो है आने लगे. सेम इज द केस विद द वर्ड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इस शब्द के साथ भी वैसे इवोल्यूशन होता गया. हाउ कैन वी डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन वन वर्ड. एक ही शब्द में केवल अगर डिस्क्राइब करना हो जो भी इंटरैक्शन हो रहा है फिजिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यहाँ पर समझ लीजिए अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप है, जो भी लेन देन हो रही है, उसे एक ही शब्द में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इन 1930 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू अ साइंटिस्ट बाय रे क्लैफम. तो ये रे क्लैफम नाम के साइंटिस्ट को ये सवाल पूछा गया कि ये जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स है, उनके बीच में जो लेन देन वगैरह हो रहा है, ये जो रिलेशन है उनके बीच में, वो केवल एक शब्द में अगर बोलना हो तो कैसे बोल सकते हैं. तो इकोसिस्टम वाज हिज आंसर. उसने कहा इकोसिस्टम, ये शब्द है उसके लिए. हिज कलीग एजी टेंसले यूज दिस वर्ड इन 1935. बायोटिक कम्युनिटी इज अनदर नेम फॉर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के लिए दूसरा शब्द है बायोटिक कम्युनिटी. In some regions on Earth, a large area has same climatic and abiotic factors. कुछ regions जो है अर्थ पर बहुत बड़े एरिया के लिए सेम क्लाइमेट होता है, सेम तरह के अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं,
द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दोज एरिया आर ऑल्सो सिमिलर। तो उनके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उस एरिया में, बहुत बड़े एरिया में, वो भी सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से समान होते हैं कुछ हद तक। सो अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम डेवलप्स इन अ वास्ट एरिया। तो बहुत बड़े एरिया में एक ही तरह की स्पेशल इकोसिस्टम डेवलप हो जाती है, बहुत बड़े एरिया पर। सच लार्ज इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड बायोम्स। ऐसे बहुत बड़े बड़े एरिया में, जैसे बहुत से देशों का एरिया कवर करते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े इकोसिस्टम्स जो बहुत बड़ी एरियाज को कवर करते हैं उन्हें कहा जाता है बायोम्स। These biomes contain many small ecosystems। तो बायोम्स में छोटे छोटे इकोसिस्टम्स होते हैं। अर्थ itself is a vast ecosystem। Two types of biomes are found on earth। First is land biomes, second is aquatic biomes। तो अर्थ खुद स्वयं एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम है, और जो बायोम्स होते हैं अर्थ पर उनमें दो मुख्य प्रकार है, वो है लैंड बायोम्स और दूसरा है एक्वेटिक बायोम्स। लैंड बायोम्स, द बायोम्स विच एग्जिस्ट ओनली ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड बायोम्स। ऐसे बायोम्स जो केवल लैंड पर होते हैं, जमीन पर होते हैं, धरती पर होते हैं, उनको लैंड बायोम्स कहा जाता है। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट। एग्जाम्पल ग्रासलैंड्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, आइसलैंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम्स इन ताइगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एटसेट्रा। देखिए इनमें लैंड पर भी अबायोटिक फैक्टर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो उसके कारण अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स लैंड पर भी अवेलेबल है। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, यानी जहाँ पर बहुत बड़े मैदान होते हैं, उन पर जो है ग्रास ग्रो करती है, तो उन पर डिपेंडेंट एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी हमेशा साल भर ग्रीन रहने वाले फॉरेस्ट होते हैं, उनमें अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं। डेजर्ट में अलग एनिमल्स, प्लांट्स पाए जाते हैं। आइसलैंड इकोसिस्टम, एक्चुअली आइसलैंड इज द नेम ऑफ अ कंट्री। इट शुडंट बी आइसलैंड, इट शुड बी टुंड्रा। टुंड्रा, TUNDRA। टुंड्रा इकोसिस्टम जो है वो मुख्यतः नॉर्थ पोल के पास है, नॉर्थ पोल के पास। ये आइसलैंड इकोसिस्टम इज रॉन्ग, यहाँ पर होना चाहिए टुंड्रा इकोसिस्टम। फिर है इकोसिस्टम्स इन ताइगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 50 डिग्रीज नॉर्थ टू 70 डिग्रीज नॉर्थ के लैटिट्यूड्स के बीच में जो वातावरण है वहाँ पर भी काफ़ी कोल्ड होता है टेम्परेचर, तो वहाँ पर जो पाया जाता है, जैसे कनाडा हो गया, फिर नॉर्दर्न रशिया हो गया, यहाँ पर जो पाया जाता है वो हो गया ताइगा इकोसिस्टम। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, जैसे ट्रॉपिक्स में जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, ब्राज़ील हो गया, यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम होती है। देखते हैं एक शॉर्ट में। ये हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड्स डेवलप वेयर रेनफॉल इज नॉट इनफ टू ग्रो बिग ट्रीज। देखिए ग्रासलैंड यानी ग्रासेस कहाँ पर डेवलप होते हैं, जहाँ पर इतनी भी बारिश नहीं होती, इतनी भी वर्षा नहीं होती कि बहुत बड़े बड़े पेड़ ग्रो कर सके। बस थोड़ी सी बारिश होती है, उसके कारण बस ग्रासेस ग्रो करते हैं। वास्ट ग्रोथ ऑफ ग्रास इज फाउंड इन दीज इकोसिस्टम्स। तो यहाँ पर बहुत से ग्रासेस ग्रो करते हैं, देखिए दिख रहे हैं यहाँ पर। लॉन्गर समर एंड लिमिटेड रेन डेवलप ड्वार्फ प्लांट इन दीज एरियाज। तो लंबे समय तक वहाँ पर समर होती है, ठीक है, धूप का मौसम, और लिमिटेड मात्रा में रेन गिरता है, उसके कारण बहुत सा तो ग्रासेस ही होते हैं और ड्वार्फ प्लांट्स ग्रो करते हैं। ड्वार्फ प्लांट यानी कम हाइट वाले, ड्वार्फ यानी कम हाइट वाले, बौने, बुटके, कम हाइट वाले प्लांट्स ग्रो करते हैं, हाइटेड प्लांट्स वगैरह नहीं आते। एनिमल्स लाइक गोट, शीप, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर, चीतल, टाइगर, लॉयन एटसेट्रा आर फाउंड इन दिस इकोसिस्टम। यहाँ पर कैसे एनिमल्स ग्रो करते हैं, जैसे गोट हो गए, वो तो ग्रास ही खाती है, शीप हो गई ग्रास खाती है, जिराफ ग्रासेस खाते हैं, जेब्रा ग्रास, एलिफेंट जो होते हैं वो भी छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह खाते हैं, डियर, चीतल एक तरह का हिरन जैसा होता है ये एनिमल। और टाइगर और लॉयन कैसे पाए जाते हैं, तो ये इन एनिमल्स पर डिपेंडेंट, इनका शिकार करके वो फूड प्राप्त करते हैं।
फिर सिमिलरली वेरियस बर्ड्स इंसेक्ट माइक्रोब्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, कुछ बर्ड्स भी पाए जाते हैं, फिर कुछ कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नियरली हर स्थान पर होते हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द पॉसिबल थ्रेट्स टू ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स को कौन से पॉसिबल खतरे हैं। तो कौन से खतरे हैं ग्रासलैंड्स को, देखिए एग्रीकल्चर खेती करने के लिए कई बार यहाँ पर ग्रासलैंड्स को साफ करके वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, उसके कारण ग्रासलैंड को नुकसान होता है। फिर कई सारे एनिमल्स वगैरह यहाँ जो पाए जाते हैं, हमने देखी ऊपर लिस्ट, उनको शिकार किया जाता है, जैसे जिराफ हो गए, डियर हो गए, लॉयन, टाइगर, उनका शिकार किया जाता है, उसके कारण ग्रासलैंड इकोसिस्टम का नुकसान होता है। फिर कई बार आग लग जाती है, वणवा ज्वाला म्हणतात, फॉरेस्ट फायर, उससे भी ये पूरा जंगल जल जाता है, ठीक है। तो ऐसे होगा, ये सारे पॉसिबल थ्रेट्स है ग्रासलैंड के लिए। व्हाई डिड एशियन चीता बिकम एक्सटिंक्ट इन लास्ट सेंचुरी, एशियन चीता जो है, एशिया में पाया जाने वाला चीता, वो क्यों एक्सटिंक्ट हो गया, यानी विलुप्त हो गया, नष्ट हो गया पूरा, क्योंकि पिछले शताब्दी में ब्रिटिशों ने, भारत में थे चीता कई सारे, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान उन्होंने क्या किया, बहुत शिकार करते थे वो लोग, तो उन्होंने शिकार कर दिए। उस चीता की काफ़ी क्रेज थी लोगों में, तो उसकी शिकार करने के कारण भी काफ़ी उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, शहर बसाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए कई सारे ग्रासलैंड को साफ करके वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाए गए, तो उसके कारण भी उनके लिए रहने के लिए स्थान नहीं रहा, उसके कारण भी वो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। ऑब्जर्व एशियन चीता ऑन इंटरनेट, डिस्क्राइब इट, तो ये आप ऑब्जर्व करके डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चीता जो है वो एशिया में तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन अफ्रीका में कुछ संख्या में पाए जाते हैं, उनकी संख्या 7000 के आसपास है, ठीक है। और अफ्रीकन कंट्रीज काफ़ी कदम भी उठा रहे हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू अ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड से रिलेटेड नीचे दिया गया चार्ट जो है वो कंप्लीट करने के लिए कहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, ऐसे लेवलिंग की गई है। तो प्रोड्यूसर्स यहाँ पर प्लांट्स के कुछ स्पीसीज है, जैसे पार्थेनियम हो गया, फिर साइनोडन, ये पार्थेनियम एक वीड है, साइनोडन, कुसली, ये कुछ प्रोड्यूसर्स है। मैं कुछ एडिशनल बताता हूँ, जैसे नीडल ग्रास होता है, ठीक है, बफेलो ग्रास होता है, ठीक है, राय ग्रास होता है, फॉक्सटेल नाम के है, ये सारे प्रोड्यूसर्स हो गए, प्लांट्स के नाम है ये, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ग्रासेस पर कौन डिपेंडेंट रहता है मुख्यतः, ग्रासेस पर काऊ, डियर, रैबिट, लेप्टोकॉर्शिया, फिर गोफर्स यानी चूहे जैसा होता है वो, ग्रास हॉपर्स होते हैं, माइस होते हैं, बाइसन यानी सांड वगैरह, ठीक है। लेप्टोकॉर्शिया नाम का एक एनिमल होता है, आप टाइप करके गूगल पर देख सकते हैं। फिर इनको खाने वाला कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी जो इनको खाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स को, कौन है, स्नेक्स खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, जैकल्स खाते हैं, यानी क्या कहते हैं उसे, कोल्हा वगैरह, फिर वुल्फ यानी लांडगा, ये उनको खाते हैं। फिर टर्शरी कंज्यूमर कौन है, इनको खाने वाले, लायन, हाइना, वल्चर यानी गिद्ध होता है, गिधाड़, काइट वगैरह। और डीकम्पोजर्स जो इन सभी को मरने के बाद उनकी बॉडीज डीकम्पोज करती है, वो है फ्यूसेरियम, एस्परगिलस, एस्परगिलस तो आपको पता है, हमने देखा है, ठीक है। फिर इनमें भी कुछ है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जैसे फेरेट्स हो गए, वुल्व्स तो है यहाँ पर, फॉक्सेस हो गए, फॉक्स यानी जो है कोल्हा ज्याला म्हणतात, ठीक है, लोमड़ी, शायद हिंदी में लोमड़ी कहते हैं, ठीक है, कोयोटी,
आपको एक कार्टून पता होगा, यानी पुराना है वो कार्टून रोड रनर नाम का, तो उसमें कोयटी जो है वो हमेशा उस बर्ड का पीछा करता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर चीता वगैरह टर्शियरी कंज्यूमर्स में आते हैं, ठीक है। फिर इनमें माइट्स आते हैं, निमेटोड्स यानी मैंने बताया आपको, अर्थवर्म्स आते हैं, ठीक है। राउंड वर्म्स जो होते हैं वो निमेटोड्स होते हैं, वो इनके ऊपर इनको डिकम्पोज करते हैं। चलिए, डू यू नो अबाउट 150 years ago दुधवा फॉरेस्ट वॉज द हैबिटेट फॉर सिंगल हॉर्न राइनो। एक शिंगी गेंडा जो है वो पाया जाता था दुधवा फॉरेस्ट में। बट इन 20th century दिस एनिमल बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू अनरिलेंटिंग हंटिंग। लेकिन 20वीं शताब्दी में, पिछली शताब्दी में ये नियरली एक्सटिंक्ट हो चुका था ये एनिमल, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका शिकार करते थे। ऑन 1st of April 1984 दिस राइनो वॉज रिस्टोर्ड देयर। 1 अप्रैल 1984 को ये राइनो वहाँ पर फिर से उनको रहना शुरू कर दिया। उनको आर्टिफिशियली पहले क्या कहते हैं, ब्रेड इन कैप्टिविटी कहते हैं। दे वर ब्रेड इन कैप्टिविटी एंड देन रिलीज्ड इन देयर हैबिटेट। उनको कंट्रोल्ड वातावरण में जो है वैज्ञानिकों के निरीक्षण में, उनके ऑब्जर्वेशन में उनकी संख्या थोड़ी बढ़ाई गई, और उनको थोड़ी संख्या बढ़ने के बाद उनको फिर से इस फॉरेस्ट में छोड़ा गया रहने के लिए। फॉर दिस 27 square kilometer grassland and forest where round the year water sources were available were selected। तो उनको छोड़ने के लिए फिर से ये जो 27 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रासलैंड है, थोड़ा फॉरेस्ट भी है वहाँ पर, तो पानी पीने के लिए भी अच्छा अवेलेबल है, उसको सिलेक्ट किया गया और वहाँ पर छोड़ा गया उनको। 2 ऑब्जर्वेटरीज वेर एस्टेब्लिश्ड, दीज एफर्ट्स वेर सक्सेसफुल। तो वहाँ पर छोड़ा गया उनको, तो अभी उनकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पर वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, वो हमारे जो प्रयास थे वो यशस्वी रहे, ठीक है। कैन वी कॉल अ ट्री एन इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम? क्या एक ट्री को, एक बड़े से पेड़ को क्या हम इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम कह सकते हैं क्या? जी हाँ, कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक बहुत बड़ा जो पेड़ होता है वो सॉइल से नॉन लिविंग जो अबायोटिक फैक्टर्स है वो एब्सॉर्ब कर लेता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जो है ये सारे एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, पानी वगैरह, सोलर एनर्जी। और जो है उस ट्री पर कई सारे बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं, कई सारे कीड़े रहते हैं उन पर, कई सारे एनिमल्स उनको खाते हैं। तो देखिए, ये जो है ट्री एक तरह का अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम है, क्योंकि ट्री पर कई सारे प्लांट्स और कई सारे एनिमल्स डिपेंडेंट रह रहे हैं उसके लिए, फूड के लिए, जो है होम बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, ठीक है। तो उनके बीच में लेन देन चलते रहती है। तो वी कैन कॉल अ ट्री एज एन इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।